Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. The coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kilograms and the table as shown in figure is 0.2. What would be the maximum mass value of the block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. Small g is equal to 10 meter per second square, and the given options are option A 2 kilograms, option B 4 kilograms, option C 0.2 kilograms and option D 0.4 kilograms. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बेस्ड है ऑन द लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है एंड द फोर्सेस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को हम आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और किस कंडीशन में एक एक्विलिब्रियम होगा यानी बैलेंस होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि वो मूव ना करें इसका मतलब दोनों ब्लॉक मूव ना करें इसका मतलब एक्विलिब्रियम में रहें, स्टेशनरी रहें। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें कुछ डेटा दिया गया है, एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक ए रखा हुआ है जिसका कि मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम। ब्लॉक और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शन है, काफ़ी स्मॉल फ्रिक्शन है, तो इसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दिया हुआ है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन इज 0.2। तो इसलिए यहाँ पे इसको परफेक्टली स्मूथ नहीं कह सकते हैं, परफेक्टली स्मूथ वर्ड यहाँ यूज़ करना सही नहीं रहेगा क्योंकि एक स्मॉल फ्रिक्शन स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर हम फोर्सेस की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम आइडेंटिफाई करें, बनाएं दोनों ब्लॉक्स के लिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बी ब्लॉक की बात करें, अगर हम मास बी की बात करें तो उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ विच इज़ इक्वल टू एम बी इंटू जी, यानी मास ऑफ ब्लॉक बी टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर ब्लॉक को हम स्टेशनरी रखना चाहते हैं, इट मीन्स दैट दिस टी शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में फोर्सेस होने चाहिए। सो टी यानी टेंशन फोर्स अपवर्ड बैलेंस करना चाहिए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को। क्योंकि ये कॉमन थ्रेड है, कॉमन रोप या कॉर्ड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स होगा जो ए पे अप्लाई होगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन वो भी कैपिटल टी के बराबर ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स टेंशन फोर्स लग रहा है ऑन ब्लॉक ए टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ब्लॉक ए को स्टेशनरी बनाए रखने के लिए जो नेसेसरी फोर्स होगा हमारा वो होगा लेफ्टवर्ड, और वो होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा ब्लॉक ए को राइटवर्ड जाने में। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो ड्यू टू द टेंशन फोर्स ब्लॉक ए राइटवर्ड्स मूव करेगा। लेकिन ब्लॉक ए को अगर हम मूव नहीं कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो है एग्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए विद द टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, वेयर म्यू इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट which is 0.2 given here. N is the normal reaction force which is equal to the mass times acceleration mg, n equals to mg। मास यहाँ पे हम लेंगे ब्लॉक ए का मास जो कि गिवन है हमें 2 किलोग्राम्स, दिस इज गिवन एज 2 kg। तो 2 kg का जो मास है तो वो पर्टिकुलर मल्टीप्लाई हो जाएगा विद g, तो हमें मिल जाएगा n इक्वल्स टू एम जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो वैल्यू में पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 4 न्यूटन्स। सो द फ्रिक्शन फोर्स हियर इज 4 न्यूटन्स। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही है हमारी, एक तो है T इक्वल्स टू एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन्स, और दूसरी इसे कह दिया इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बन रही है हमारी T इक्वल्स टू एम बी इंटू जी इज 10 ईयर, सो 10 टाइम्स एम बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में कॉमन फैक्टर है t, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट डाउन एज 10 टाइम्स एम बी इज इक्वल टू 4। तो
यहाँ से हम कह सकते हैं दैट मास ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू 4/10 विच इज़ इक्वल टू 0.4 kg. So we can say that option D is correct here. Option D हमारा यहाँ पे correct option होगा. Now let us move to another problem. अगली problem पे हम चलते हैं. A man weighs 80 kg. एक particular person है जो कि 80 kg का है. He stands on the weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? G equals to 10 meter per second square. And the given options are option A 0, option B 400 newtons, option C 800 newtons and option D 1200 newtons. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी गई है जिसमें कि एक पर्टिकुलर लिफ्ट है. उस लिफ्ट में एक पर्सन है. वो पर्सन एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा हुआ है और उस पर्सन का जो मास है, उस पर्सन का मास हमें गिवन है 80 kgs. 80 kgs द गिवन मास ऑफ द पर्सन. एंड यहाँ पे लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है. और जी जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी की वैल्यू हम जानते हैं, जो कि गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स हमेशा होती है. यहाँ पे रीडिंग ऑफ द स्केल पूछी गई है. तो रीडिंग ऑफ द स्केल जो है वो होगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द पर्सन. इफेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करें ए डैश, तो ए डैश को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू जी प्लस ए. तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 10 + 5 विच इज़ इक्वल टू 15. तो यहाँ पे जो अपेरेंट मास, अपेरेंट वेट होगा पर्सन का, या हम कहें रीडिंग होगी स्केल की, वो होगी बराबर एम ए डैश विच इज़ इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1200 न्यूटन्स. So we can say that this is the answer 1200 Newton. So option D is correct here. Option D यहाँ पे correct होगा. Now let us move to another problem. अगली problem पे हम चलते हैं. A lift of mass 1000 kg which is moving with acceleration of 1 meter per second square in the upward direction, then the tension developed in the string which is connected to the lift is. तो ये भी प्रॉब्लम जो है हमारी बेस्ड है ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें हमें बताया गया है, एक लिफ्ट के बारे में दिया गया है. एक पर्टिकुलर लिफ्ट है जिसका कि मास 1000 kg है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से. यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लिफ्ट है, इस लिफ्ट का टेंशन फोर्स पूछा गया है. ये जिस रोप से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसमें कितना टेंशन डेवलप होगा वो चीज़ हमसे पूछी गई है. सो यहाँ पे टेंशन जो है वो बैलेंस कर रहा है द डाउनवर्ड टोटल इफेक्टिव फोर्स, द डाउनवर्ड टोटल इफेक्टिव फोर्स. तो उसके लिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हम यहाँ पे पिछली प्रॉब्लम की तरह ही लेंगे, द इफेक्टिव एक्सेलरेशन. और क्योंकि जी डाउनवर्ड्स होता है, ए अपवर्ड है, तो इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए. सो वी कैन से दैट 1000 मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए. जी इज गिवन एज 10, जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए इज गिवन एज 1. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ पे फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी चाहिए ये वैल्यू. तो एक थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं. स्मॉल जी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 9.8. So this comes out to be 1000 multiplied by 10 plus 10.8. So which comes out to be 10800 newtons. So we can say that option B is correct here. Option B हमारा यहाँ पे correct होगा. Now let us move to another problem. 250 Newton force is required to raise 75 kg mass from a pulley. If rope is pulled 12 meters, then the load is lifted to 3 meters. The efficiency of the pulley system will be, and the given options are option A 25%, option B 33.3%,
ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 90%। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बेस्ड है ऑन द लॉज ऑफ मोशन, साथ के साथ कुछ फॉर्मूलेज भी हमें यहाँ पे याद रखने होंगे पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए, और वो फॉर्मूले यहाँ पे हमारे हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज, द फर्स्ट फार्मूला इज ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज। So mechanical advantage is equal to the load upon effort. This is the first formula which we should remember. Second formula which we should remember is velocity ratio. Velocity ratio is equal to the distance traveled by effort, यानी जो effort लगाई जा रही है उसकी वजह से जो distance चल रही है divided by the distance traveled by the load की वजह से जो डिस्टेंस चली जा रही है। और तीसरा फॉर्मूला में याद रखना है, थर्ड फॉर्मूला में याद रखना है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी के लिए हम ग्रीक लेटर ईटा यूज़ करते हैं। ईटा इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियोज। तो यहाँ पे हम ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोड की, तो लोड इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज़ 75 इंटू 10 विच इज़ 750 न्यूटन, कम्स आउट टू बी 750 न्यूटन। एंड एफर्ट इज़ द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है, तो एफर्ट यहाँ पे गिवन है हमें 250 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। सो द मैकेनिकल एडवांटेज कम्स आउट टू बी 3, मैकेनिकल एडवांटेज हमारी निकल के आती है 3। इसी तरह से हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट विच इज़ गिवन एज 12 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड गिवन एज 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 4। ये हमारा निकल आता है 4। ये वैल्यूज़ जो हम पुट कर देंगे इन द लास्ट फार्मूला में मैकेनिकल एडवांटेज हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 एंड वेलोसिटी रेशियो हमारा जाएगा 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.75। लेकिन इस एफिशिएंसी को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, सो टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, हमें ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 75%। सो वी कैन सी दैट द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम विल बी 75%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। A 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass 1:1:3 ratio respectively. Parts having same mass move in the perpendicular direction with velocity of 30 meter per second. Then the velocity of the bigger part will be, and the given options are option A 10 root 2 meter per second, option B 10 upon 2 meter per second, option C 15 root 2 meter per second, and option D 15 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं लग रहा है, कोई पर्टिकुलर बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में उसके पार्ट्स जा रहे हैं, तो हम मोमेंटम को जो है 2 डायमेंशंस में बैलेंस करके शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्लियर सिचुएशन में एक सिंगल मास था, 1 kg का एक सिंगल मास था, ये डिवाइड हो गया इन 1:1:3 रेशियो में डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं दैट जो डिफरेंट मासेस होंगे 0.2 kg, 0.2 kg एंड 0.6 kg। रेशियो के कंसेप्ट से हमें निकाल सकते हैं तीनों मासेस। 1:1:3 रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओवरऑल 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 5। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि दैट द फर्स्ट मास इज इक्वल टू 1/5, सेकेंड मास इज 1/5 एंड थर्ड मास इज 3/5। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ निकल आई हैं 0.2, 0.2 एंड 0.6। तो यहाँ पे अर्लियर सिचुएशन में एक कंबाइंड मास था, तो उसके बाद ये एक्सप्लोड होकर इसके 2 फ्रेगमेंट्स जो हैं, 2 फ्रेगमेंट परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में चले 200 ग्राम्स के, या हम कहें 0.2 किलोग्राम के। तो हमने एक डायरेक्शन शो कर दी यहाँ पे, इस तरह से जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। 0.2 kg के बोथ मासेस हैं हमारे, स्मॉलर मासेस हैं हमारे, और ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है चल रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड की
मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड मास होगा, जो थर्ड फ्रेगमेंट होगा इसका, जो कि 600 ग्राम्स का होगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा ताकि कंजर्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल डायरेक्शन से ये इस तरह से, जैसे कि फिगर में हमने शो किया है, थीटा एंगल बना रहा है, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड मास, दिस वन इज थर्ड मास ऑफ 0.6 kg, 0.6 kg का थर्ड मास है, थीटा एंगल बनाता हुआ जा रहा है विद द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जा सकता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विच इज़ इक्वल टू 0.6 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हमसे पूछी गई है इसकी, तो हमने इसमें यहाँ पे v लिख लेते हैं, इंटू साइन थीटा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कंपोनेंट प्रॉपरली हमने लिख लिया। इसी तरह से इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा 0.6 v टाइम्स कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट से बैलेंस कर देते हैं, और वर्टिकली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहें या हम कहें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाली कंपोनेंट को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाली कंपोनेंट से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दैट सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बैलेंस करके लिख लेते हैं। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स v टाइम्स साइन थीटा। ये हमारा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा v sin theta इज इक्वल टू 10। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम वर्टिकल जो मोमेंटम्स हैं उनको बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे, क्योंकि अर्लियर ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में ज़ीरो है, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले ना तो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो एक्सप्लोजन के बाद भी हमें इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसे ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं द वर्टिकल डायरेक्शन 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स v टाइम्स कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं दैट v cos थीटा इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 जाएगी। अब हम यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का LHS और RHS का स्क्वायर करके एडअप कर देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100। सिमिलरली हम कह सकते हैं v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने एडअप कर दिया। जब हमने एडअप करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और वी कैन से दैट v इक्वल्स टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक a block of mass 1 kg is placed, mu equals to 0.6 and the truck is moving with acceleration 5 meter per second square. Then the frictional force on the block is, block के ऊपर frictional force क्या होगा? And the given options are option A 5 Newton, option B 6 Newtons, option C is 5.88 Newtons, and option number D is 8 Newtons। तो इस तरह से हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें कि एक पर्टिकुलर रोड है जिसके ऊपर एक ट्रक जो है वो मूव कर रहा है। ट्रक मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे जिसका कि मास 1 kg है, और इस ब्लॉक के और ट्रक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.6। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इस ब्लॉक का। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स को निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं।
जो मैक्सिमम परमिसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू निकल के आएगी म्यू एस टाइम्स एम जी, where mu s is the static friction coefficient, which is given as 0.6 multiplied with the mass of the block, which is 1, and g we know it as g is 10, so this comes out to be 6 newtons. So friction force जो maximum permissible है वो है 6 न्यूटन का। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि इस ब्लॉक के ऊपर जो ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो कितना है। स्यूडो फोर्स किसे कहते हैं? स्यूडो फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगता है। जैसे कि इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक 1 किलोग्राम है जो ट्रक के ऊपर रखा है और ट्रक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है राइट वर्ड, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक वर्चुअल फोर्स लगेगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स जो है बराबर होगा m इंटू ए, मीन्स दैट 1 इंटू 1 इज़ द मास एंड ए इज़ 1। ए इज़ गिवन एज ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। एक्सेलरेशन जो है हमारा ट्रक का गिवन है 5, सो 5, सो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यानी कि एक स्यूडो फोर्स उस पर लगेगा 5 न्यूटन का लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसमें स्यूडो फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा इसमें राइटवर्ड, और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है वो है 6 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। इट मीन्स दैट जितना भी अप्लाइड फोर्स है अगर वो कम है विद द फ्रिक्शन फोर्स, तब उस कंडीशन में फ्रिक्शन एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स के बराबर लगता है, अपनी पूरी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाता है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। पूरा का पूरा 6 न्यूटन ना लग के वो 5 न्यूटन का ही लगेगा, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on rough horizontal surface of friction coefficient of friction mu equals to 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting on it, then the acceleration of the block will be, and the given options are option A 10 meter per second square, option B 5 meter per second square, option C 15 meter per second square, and option D 0.5 meter per second square. तो ये भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेनली अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ एक सिचुएशन दी हुई है, एक ब्लॉक है 10 kg का जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कि मास दिया हुआ है 10 kg, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.5, 0.5 इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया है, और पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बराबर होता है म्यू इंटू एन, एंड म्यू की वैल्यू है 0.5, और एन बराबर होता है एम जी के, एम गिवन है 10 के, और यहाँ पे जी हम ले सकते हैं 10, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड, वो है 50 न्यूटन का। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसमें यहाँ पे एक तो 50 न्यूटन का, राइटवर्ड 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली बराबर होगा ए के, जो राइटवर्ड होगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम कह सकते हैं दैट 100 माइनस 50 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एंड मास इज गिवन एज 10 एंड एक्सेलरेशन जो है हमें निकालना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 50 upon 10 which is equal to 5 meter per second square. So we can say that option B is correct here. Option B हमारा यहाँ पे correct होगा। Now let us move to another problem. A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? And the given options are option A 5 meter per second square, option B 10 meter per second square, option C 25 meter per second square, and option D 2.5 meter per second square. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी जो है बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे जो एक सिचुएशन दी गई है
कि एक पर्टिकुलर मंकी जो है एक रोप से जो है रोप पे जो है बंधा हुआ है, रोप को पकड़े हुए है, और मंकी का मास है 20 kg का। तो अगर मंकी मूव नहीं करता है अपवर्ड, उस रोप को पकड़ता हुआ ऊपर नहीं चढ़ता है, तब उस कंडीशन में ये रोप ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल मास है 25 kg। तो इस केस में जो है वो ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर मंकी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा, तब उस कंडीशन में जो ओवरऑल फोर्स होगा डाउनवर्ड, जो ओवरऑल फोर्स होगा वो बराबर होगा 20 टाइम्स जी प्लस 20 टाइम्स ए मैक्स। ए मैक्स इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द परमिसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, एंड 20 इज द मास ऑफ द मंकी। तो यहाँ पे ये चीज़ बराबर हो जाएगी विद 25 टाइम्स 10, क्योंकि 25 इज द मैक्सिमम परमिसिबल मास दैट द रोप कैन कैरी। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं ए मैक्स की वैल्यू। So A max comes out to be 2.5 meter per second square. So we can say that option D is correct here. Option D हमारा यहाँ पे correct होगा. Now let us move to another problem. When train stops, the passenger move forward. It is due to option A inertia of the passenger, option B inertia of the train, option C gravitation pull by the earth, and option D none of these. तो ये सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि जो पैसेंजर जो आगे की तरफ जो मूव करता है जब ट्रेन स्टॉप होती है, वो इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर की वजह से होता है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो होप यू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू।